सोचो क्या पाया हमने इंसान होके। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य के इस कक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सरहद इंसानों के लिए हैं, तो इंसानों ने इन सरहदों को किस प्रकार से बांटा है? क्या भौगोलिक रूप से खींची गई ये रेखाएं मानवीय संवेदनाओं को, लोगों के दिलों को भी अलग कर सकती हैं? इसी प्रकार के प्रश्नों से जूझते हुई आज की हमारी कहानी है नमक, और इसकी लेखिका हैं रजिया सज्जाद ज़हीर। आज हम रजिया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके आरोह भाग 2 में संकलित है। तो सबसे पहले लेखिका परिचय। रजिया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर नगर में हुआ। बीए तक की परीक्षा आपने घर पर रहकर ही पास की। विवाह के बाद आपने उर्दू साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप अजमेर छोड़कर लखनऊ चली आई और वहीं के करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में पढ़ाने लगे। 1965 में आपकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आपने साहित्यिक सेवा के लिए, सामाजिक सेवा के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। आपको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको सम्मान प्राप्त हुआ। भारतीय लेखिका संघ की तरफ से भी आपको सम्मान प्राप्त हुआ। ऐसी यशस्वी लेखिका जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना जर्द गुलाब के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई, हमारे बीच से 18 दिसंबर सन 1979 को चली गई। आप मानवीय संवेदनाओं की लेखिका हैं, मानवतावादी लेखिका हैं। आपकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में लिप्यांतरण भी हुआ, अनेक भाषाओं में आपकी कहानियों का अनुवाद भी हुआ, और आपने लगातार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज का, विशेष रूप से स्त्रियों के हृदय के कोमल पक्षों का पक्ष लिया। इन्हीं रजिया सज्जाद ज़हीर की कहानी नमक आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहानी का सार। नमक कहानी की मुख्य पात्र हैं सफ़िया। सफ़िया जब अपने किसी पारिवारिक उत्सव में जाती हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात सिख बीबी से होती है। वे सिख बीबी को बताती हैं कि वे लाहौर अपने भाइयों से मिलने जा रही हैं। तो सिख बीबी उनसे एक गुजारिश करती है कि यदि आप लाहौर जा रही हैं तो लाहौर जो एक बहुत खूबसूरत शहर है, जहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल हैं, वहाँ से मेरे लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक लेके आना, क्योंकि मेरा वतन लाहौर है। सिख बीबी लाहौर में पैदा हुई थी, लाहौर में पली बढ़ी थी, तो लाहौर के प्रति उनकी आत्मीयता बहुत अधिक थी। वे लाहौर से लाहौरी नमक प्राप्त करना चाहती हैं, और सफ़िया संकल्प करती है कि वह उनकी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेगी। सफ़िया लाहौर पहुंचती हैं, उनका बहुत स्वागत होता है, उनके भाई उनका बहुत सम्मान करते हैं, आत्मीयजन, बंधुजन सभी खुले दिल से उनका सत्कार करते हैं, और समय निकल जाता है। जब वापसी का समय होता है तो उन्हें अपने वादे की याद आती है। वे लाहौरी नमक अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अपने भाई से जब इस बारे में चर्चा करते हैं तो उनका भाई उन्हें समझाता है कि यह इतना आसान नहीं है, भारत में बहुत नमक है, नमक ले जाना गैरकानूनी है, कस्टम अधिकारी मानवीय संवेदनाओं को नहीं जानते, और यदि वे कस्टम के दौरान पकड़ी गई तो बहुत अधिक फजीहत का सामना सभी को करना होगा। लेखिका पेशोपस में पड़ जाती है। सफ़िया के लिए ये बहुत ही द्वंद्वात्मक स्थिति है कि वे नमक लेकर जाएं कि नहीं लेके जाएं। वे सोचती हैं कि वे सैयद हैं, और सैयद कभी भी अपनी बात से
पीछे नहीं हट सकते। अगर उन्होंने सिख बीबी से वादा किया है तो उन्हें नमक लेकर ही जाना चाहिए। सब चीज़ें पैक हो जाती हैं, पर नमक कहाँ रखा जाए इसको लेकर के वे पेशोपस में हैं। इसी प्रकार की स्थिति के साथ, मनस्थिति के साथ वे सोचती हैं कि वे नमक को छिपा कर नहीं ले जाएंगी। कीनुओं की टोकरी में जहाँ वे नमक को नीचे रखती हैं, वहाँ से निकाल के वे उसे ऊपर रख लेती हैं और संकल्प करती हैं कि नमक जाएगा, पर कस्टम अधिकारियों को बताकर। कस्टम की जांच के दौरान जब वे वहाँ पहुँच जाती हैं, सामान की जांच चल रही होती है, वे बहुत घबराई होती हैं। वे पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी को बता देती हैं कि उन्होंने अपने साथ लाहौरी नमक लिया है। वे सिख बीबी की उस नमक के प्रति आत्मीयता को बता देती हैं। पाकिस्तानी अधिकारी उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनता है और वह बताता है कि मेरा वतन दिल्ली है। वह उन्हें नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है। धीरे धीरे वे अमृतसर से भारत में प्रवेश करती हैं। भारतीय कस्टम अधिकारी से भी जब वे चर्चा करती हैं तो वह उन्हें एक तरफ ले जाता है, अच्छी चाय पिलाता है और बताता है कि ढाका उसका वतन है। वह भी उन्हें इन भावनाओं की इज्जत करना सिखाता है। वह भी उन्हें नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है। इस प्रकार कहानी जो हमारे प्रमुख पात्र हैं, सफ़िया हैं, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी हैं, भारत के कस्टम अधिकारी हैं, सिख बीबी हैं, उन सब की मनस्थिति के माध्यम से, उन सब के विचारों के माध्यम से यह बताने का प्रयास करती है कि भौगोलिक रूप से यद्यपि नक्शे पर रेखाएं खींचना आसान है, सरहदों को बांटना आसान है, पर मानवीय संवेदनाएं इस प्रकार से बांटी नहीं जा सकती। अब हम पाठ के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को देखेंगे, उनका वाचन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। आप जानते हैं कि पाठ के गद्यांश की व्याख्या के दौरान हम प्रसंग करते हैं, व्याख्या करते हैं और विशेष के अंतर्गत उसमें जो शैली संबंधित, भाषा संबंधित विशेषताएं होती हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहले इस गद्यांश का वाचन। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी मां से मिलती थी। वह भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसी उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रशिया, जिंदा दिली की तस्वीर। प्रसंग के अंतर्गत आप बताएंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कहानी नमक से संकलित है। इसकी लेखिका रजिया सज्जाद ज़हीर हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका सिख बीबी की मनस्थिति को व्यक्त करती हैं, लाहौर शहर की प्रशंसा करती हैं और एक शब्द चित्र के माध्यम से सफ़िया की माँ का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। व्याख्या के अंतर्गत सिख बीबी को देखकर सफ़िया को अपनी माँ की याद आती है। वे अपनी माँ से सिख बीबी की तुलना करती हैं। उसी प्रकार जैसा चेहरा उनकी माँ का था, सिख बीबी का है। जिस प्रकार के वस्त्र
वे पहना करते थे। उसी प्रकार के वस्त्र सिख बीबी पहनती हैं, और इसका कारण एक यह भी है कि उनकी माँ भी लाहौर में रहती थी और यह सिख बीबी भी लाहौर में रहती थी। चूँकि एक ही संस्कृति में वे लोग रहते थे, तो इस प्रकार उनके पहरान, उनके बोलचाल में भी बहुत अधिक समानताएं थी। सिख बीबी को जब पता लगता है कि सफ़िया लाहौर से हैं, अपने भाइयों के पास लाहौर जाने वाली हैं, तो सिख बीबी उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करती हैं। वे उनके बारे में जानना चाहती हैं। वे लाहौर शहर की अनेक बातें सफ़िया को बताती हैं। तो इस प्रकार जब आप किसी गद्यांश की व्याख्या करते हैं तो उसके साथ विशेष के अंतर्गत उस गद्यांश की महत्वपूर्ण विशेषताओं को, भाव पक्ष की और कला पक्ष की विशेषताओं को अवश्य ही उजागर करें। भाव पक्ष की यदि हम विशेषताएं देखें तो यहाँ सिख बीबी का बहुत ही सूक्ष्मता के साथ चित्रण किया गया है। लाहौर शहर की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। सहज सरल हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का सफल प्रयोग किया गया है। वाक्य विन्यास बहुत सर्वथा उचित है और भावाभिव्यक्ति में सहायक है, लेकिन मोहब्बत, रहम दिली, रोशनी, उम्दा, नफीस जैसे उर्दू के शानदार शब्दों का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली के माध्यम से लेखक ने अपनी बात कही है। अब हम दूसरा गद्यांश देखेंगे। सबसे पहले दूसरे गद्यांश का वाचन। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबी लहजा और अंदाज थे। गलियां भी एक ही सी थी, जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। प्रसंग हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित है। कहानी नमक। लेखिका हैं रजिया सज्जाद ज़हीर। इस कहानी में लेखिका दोनों सरहदों के बीच के अंतर को व्यक्त करती हैं। वे पाकिस्तान से भारत आ रही हैं और किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं और किस तरह का अंतर्द्वंद्व उनके मन में चलता है, वे इस गद्यांश के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट करती हैं। वे बताती हैं कि जब प्लेटफॉर्म पे उनके भाई, उनके रिश्तेदार उन्हें छोड़ने के लिए आए तो वे उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। उनकी आंखों में आंसू थे, वे ठंडी आहें भर रहे थे, वे अपनी पीड़ा को, अपनी आपदा को दबाने का प्रयास कर रहे थे। वे ट्रेन में सवार होती हैं और वहाँ के बाद देखती हैं कि जैसे ही सरहद परिवर्तित होती है, अटारी बॉर्डर पे वे आती हैं तो पाकिस्तान की पुलिस ट्रेन में से उतर जाती है। भारतीय पुलिस उसमें सवार हो जाती है। लेखिका को लगता है कि दोनों तरफ के शहर एक जैसे हैं, दोनों तरफ के लोग एक जैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो भी इनके बीच में सरहदें क्यों पैदा की गई। और एक चीज़ जो लेखिका को बहुत ही भीतर से डराती है, भयभीत करती है कि दोनों तरफ पुलिस है और उस पुलिस के हाथों में बंदूकें हैं। वे बंदूकें जिन्होंने यहाँ के लोगों को अलग अलग करने के लिए विवश कर दिया है। विशेष के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का भावपूर्ण चित्रण इसमें किया गया है। सरल बोधगम्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग में लिए गए हैं। वाक्य विन्यास सटीक और भावाभिव्यक्ति में सहायक है। अब हम इस कहानी के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि नमक का निर्यात प्रतिबंधित था। वह जानता था कि यह
गैरकानूनी है और पकड़े जाने पर सफिया को सजा हो सकती है। उसे पता था कि यदि नमक की यह पुड़िया, यद्यपि नमक की पुड़िया ही है, सफिया के सामान में मिल गई तो कस्टम अधिकारी उसके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। इससे परिवार की बदनामी होगी, सफिया को सजा भी हो सकती है। और उसने यह भी कहा कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में नमक है। इस वाक्य के माध्यम से वह केवल नमक की बात करता है, पर नमक के साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं वह सफिया के भाई में नहीं हैं। इसीलिए वह सफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर देता है। अगला प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? नमक की पुड़िया ले जाने के संदर्भ में सफिया के मन में बहुत अधिक द्वंद्व था। अब भावना का स्थान बुद्धि ने ले लिया था। जब सिख बीबी से उसने वादा किया था तो उस समय उसकी भावनाएं हावी थी, पर जब भाई ने बताया कि यह गैरकानूनी है, सजा हो सकती है, सामान की चिंदी चिंदी बिखेरी जा सकती है, तो उसे लगा कि वह नमक लेकर जाए कि नहीं लेकर जाए। लेकिन अंततः उसने अपने मन को समझाया कि जब उसने एक बार वादा किया है तो वह अपने वादे को अवश्य निभाएगी। वह सैयद है और सैयद कभी भी अपने वादे से मुकर नहीं सकते। अगला प्रश्न है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी पर सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि सिख बीबी के माध्यम से जो बहुत ही भावपूर्ण और आत्मीय कहानी सफिया ने उन्हें सुनाई थी, उससे उन्हें अपने वतन की याद आ गई, उन्हें अपने ढाका की याद आ गई, उन्हें अपने मित्र और आत्मीय जनों की याद आ गई। जब हम अपने देश से दूर होते हैं तब हमें उसके महत्व का पता लगता है। आपने प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला के आधार पर बनी फिल्म का यह गीत अवश्य सुना होगा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी मुझको तड़पाता है तू, और नन्ही बेटी सा मुझको याद आता है तू। सबसे प्यारी सुबह हो तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। जब आप देश से दूर चले जाते हैं तो देश की सुबह, देश की शामें, देश में रहने वाले लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार आपका लगातार पीछा करते हैं। यह बात उसी मनस्थिति को बहुत गहराई के साथ हमारे साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? ये सभी उद्गार मानवीय भावनाओं की गहराई से संकेत करते हैं। भौगोलिक रूप से राजनीतिक नक्शे में सरहदें बांट देने से लोगों के दिलों को नहीं बांटा जा सकता। कहानी में लाहौर के कस्टम अधिकारी को, सिख बीबी को, भारतीय कस्टम अधिकारी को दिखाया गया है और उनके मनस्थिति के माध्यम से बताया गया है कि वे सब जहाँ वे पैदा हुए, जहाँ की संस्कृति में उन्होंने जन्म लिया, जहाँ के संस्कारों को उन्होंने ग्रहण किया, उनसे अलग नहीं हो पाते। उनमें से कोई दिल्ली को अपना वतन बताता है, कोई लाहौर को अपना वतन बताता है और कोई दिल्ली में रहते हुए अभी तक ढाका के प्रति अपने प्रेम को समाप्त नहीं कर पाया है और आज भी ढाका को अपना वतन बताता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नमक ले जाने के संदर्भ में सफिया के मन में जो द्वंद्व उठे हैं उनके माध्यम से
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह बहुत भावुक है। एक बार वह सिख बीबी से जब वादा कर देती है तो किसी भी सूरत में अपने वादे को समाप्त नहीं करना चाहती, उससे मुकरना नहीं चाहती। वह वायदे की धनी है, उसमें बहुत गहरी मानवीय संवेदनाएं हैं और वह व्यवहारिक है। यद्यपि एक बार उस पर भावनाएं हावी होती हैं, पर बुद्धि भी उसके साथ है। वह कस्टम अधिकारियों को सहजता के साथ अपने तर्कों से अपनी बात समझाती है और नमक लेकर के अपना वादा भी निभाती है। इस प्रकार इस कहानी में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं सफ़िया के चरित्र की जो हमें आकर्षित करती हैं, पर उनमें से ये विशेषताएं भावुकता, वादे की पक्की, व्यवहारिकता, बात की धनी आदि हमें विशेष आकर्षित करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता मट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती है। लेखिका का यह कथन पूर्णतया सत्य है। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इससे जमीन व जनता को अलग अलग देश का लेवल मिल जाता है, परंतु यह कार्य जनता की भावनाओं को नहीं बांट पाता। उनका मन अंत तक अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है। पुरानी यादें उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। अनुकूल अवसर प्राप्त होते ही दबी हुई यह भावनाएं प्रत्यक्ष तौर पर उभरकर सामने आ जाती हैं। नमक कहानी में भी सिख बीबी लाहौर को भुला नहीं पाती और नमक जैसी साधारण चीज़ वहाँ से लाने की बात कहती हैं। कस्टम अधिकारी नौकरी अलग अलग देश में कर रहे हैं, परंतु अपना वतन जन्म प्रदेश को ही मानते हैं। सभी का अपनी जन्मस्थली के प्रति लगाव होता है। अगला प्रश्न है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है कैसे? इस कहानी के माध्यम से एक तरफ जहां विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, जहां नमक पर प्रतिबंध है, जहां एक दूसरे की सीमाओं को विशेष प्रकार के तारों में बांध दिया गया है, वहीं ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि आम जन आज भी प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। आज भी ये लोग भावनात्मक रूप से अलग नहीं हो पाए हैं। सरहदें राजनीतिक रूप से मानचित्र पर खींच दी गई हैं, पर लोग अपने रिश्तों के नाते, मित्रता के नाते, रक्त संबंधों के नाते, संस्कृति, भाषा, साहित्य के माध्यम से आज भी जुड़े हुए हैं, एक हैं। वे इस अखंड भारत का हिस्सा हैं और यदि सब कुछ ठीक रहा, रफ्ता रफ्ता एक दिन सब अच्छा होगा। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वे हैं क्यों कहा गया। इसमें पहला प्रश्न है, क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरवत, आदमियत, इंसानियत के होते हैं। यह बात सफ़िया अपने भाई से कहती है। जब उसका भाई कहता है कि नमक ले जाना कानूनी अपराध है, तो सफ़िया उसे बताती है कि मोहब्बत सब कानूनों से ऊपर है, इंसानियत सबसे ऊपर है, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, संवेदनाएं, यही हैं जो मनुष्य को पशु से अलग करती हैं और कभी भी हमें इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, लाहौरी नमक सफ़िया ने रख लिया था, लेकिन जो उसके भाई ने बताया था कि यह गैर कानूनी है, उसके सामान की चिंदी चिंदी बिखेरी जा सकती है, बहुत उसे बेइज्जत किया जा सकता है, तो बुद्धि उसके दिमाग पर हावी हो गई थी और अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उसके मस्तिष्क में
चलते हैं, यह उन्हीं मनस्थिति को दर्शाने के लिए दिखाया गया है। अंततः उसकी भावनाएं विजित होती हैं और बुद्धि के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को पूरा करने में सफल होती है। प्रश्न 3, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यह वाक्य सफिया अपने भाई से कहती है और वास्तव में इंसानियत, प्रेम सब कानूनों से ऊपर है और इसी के माध्यम से सफिया विजय प्राप्त करती है। प्रश्न संख्या 4, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। यह शब्द सुनील दास गुप्त के हैं जो ढाका से हैं, ढाका को अपना वतन मानते हैं और लेखिका की पूरी बात सुनकर वे उसे कहते हैं अपनी ज़मीन, अपनी डाब आदि अपने वतन की, ढाका की उन्हें याद आती है और वे बहुत भावुक होकर ये शब्द कहते हैं। आगे कुछ प्रश्न विश्लेषणात्मक हैं, समझाइए तो ज़रा कि इनके माध्यम से आपने क्या समझा। इसमें पहला प्रश्न है, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। इसके माध्यम से लेखिका बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति भावुक होता है, उसे अपने वतन की याद आती है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है सिख बीबी की, और वे आंसू जब उसकी साड़ी में चले जाते हैं तो इस दृश्य को बहुत ही भावपूर्ण शब्दों के माध्यम से वे व्यक्त करती हैं। अपनी विशेष शैली में वे लिखती हैं, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। अगला है प्रश्न 2, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। भारत लौटते समय सफिया अमृतसर के स्टेशन पुल पर चढ़ती है और सोच रही है कि सिख बीबी लाहौर को अपना वतन बताती है, पाक कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है, भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन बताता है। तीनों ही अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, पर आज भी अपनी मिट्टी से, अपने वतन से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उसी को व्यक्त करने के लिए वे कहती हैं कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं पाठ के आसपास। इसमें पहला प्रश्न है, नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। नमक कहानी भारत और पाकिस्तान के संबंधों के भावपूर्ण दृश्यों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि आज दोनों देशों के बीच गहरी कड़वाहट है। कुछ ऐसी ताकतें हैं, तीसरी ताकतें हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच में इस कड़वाहट को और अधिक उपजाने का काम किया है। आज दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध हो चुके हैं और अगला युद्ध भी कभी भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में साहित्यकार जो समाज के आगे मशाल लेकर चलने वाले लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि दोनों तरफ की मानवीय भावनाओं के सक्षम पक्षों को वे लोगों के सामने लाएं। अगला प्रश्न है, सफिया की मनस्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सफिया की जगह होती तो क्या आपकी मनस्थिति भी वैसी ही होती? स्पष्ट कीजिए। सफिया की मनस्थिति समयानुरूप है। जब वह भारत में रहती है तो भारत से प्रेम करती है, लाहौर चली जाती है तो वहाँ के प्रति उसकी संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। सिख बीबी के प्रति यद्यपि वह सहधर्मी नहीं है, परंतु फिर भी उनकी भावनाओं का वह आदर करती है। वास्तव में एक संवेदनशील इंसान के लिए वे अदीब हैं और एक लेखिका के लिए इस प्रकार का व्यवहार सर्वथा उचित है। हम भी यदि उसके स्थान पर होते तो निश्चित रूप से हमारी मानवीय संवेदनाएं भी इसी प्रकार से अपने आप को व्यक्त करती। प्रश्न संख्या 3, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, सकती हैं?
व्यक्ति का समाज में बहुत महत्व है। व्यक्तिगत तौर पर मैं वहाँ से आई हुई टीमों का स्वागत करूं, उनके प्रति द्वेष भाव को अपने विचारों से निकालूं। ऐसी चीज़ें जो सांस्कृतिक रूप से हम लोगों को जोड़ती हैं, जो सामाजिक रूप से हम लोगों को जोड़ती हैं, उन्हें उजागर करने का प्रयास करूं ताकि दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध पुनः स्थापित हों और यह अखंड भारत बने। अगला प्रश्न है, लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफिया व सिख बीबी के माध्यम से भी परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? निश्चित रूप से जो बात लेखिका कहती हैं वह सत्य है। स्त्री के कारण, विवाह के कारण स्त्री विस्थापित होती है, पर हमें यह भी समझना चाहिए कि स्त्रियां सामाजिक संवेदनाओं को ले जाने का श्रेष्ठतम माध्यम है। वे ही परिवार को, समाज को एक कर सकती हैं, दिशा दे सकती हैं। वे बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं और आज के किसी को सबसे अधिक किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है सहृदय मानवीय संवेदनाओं की, और यह कार्य स्त्रियां ही अधिक बेहतर तरीके से कर सकती हैं। प्रश्न संख्या 5, विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमिकाएं हो सकती हैं। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इसमें से कौन सबसे ताकतवर है और क्यों? देखिए, रक्त संबंधों की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान, साहित्य और कला इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकते हैं। विज्ञान सरहदों के बाद भी दोनों देशों के लोगों को जोड़ सकता है, और साहित्य वह कला भावनात्मक रूप से अपने आप को व्यक्त कर मानवीय संवेदनाओं को जोड़ने का काम करते हैं। अतः निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण माध्यम है जो दोनों देशों की एकता को बढ़ा सकता है। आपकी राय इसमें प्रश्न है, मान लीजिए आप अपने मित्र के पास विदेश में रह रहे हैं। आप सौगात के तौर पर भारत से कौन सी चीज़ें ले जाना पसंद करेंगे और क्यों? देखिए, यदि मुझे कभी विदेश में अपने किसी मित्र के पास जाना पड़े तो मैं श्रीफल ले जाना पसंद करूंगी या करूंगा, क्योंकि श्रीफल, नारियल हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। कैसे केरल से निकल करके पूरे देश में यह फैलता है और हर मांगलिक कार्य की पहचान बनता है। यदि हम किसी का श्रेष्ठतम सम्मान करना चाहते हैं तो उसे भी शॉल और श्रीफल देते हैं। तो मैं शॉल ले जाऊंगा, श्रीफल ले जाऊंगा और इस माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी मैं करूंगा। अगला प्रश्न है भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। क्या सबे कानून हुकूमत के ही होते हैं? सामान्यतः ही निपात का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में ही के प्रयोग से अर्थ में क्या परिवर्तन आया है, स्पष्ट कीजिए। ही का प्रयोग करते हुए दोनों तरह के अर्थ वाले 5-5 वाक्य बनाइए। ही का प्रयोग कर देने से अर्थवता में वृद्धि होती है, साथ ही इसका अर्थ किसी विशेषता का द्योतक होता है। पहले वाक्य में ही का प्रयोग यही अर्थ देता है कि हमारा वतन केवल लाहौर है, कोई और नहीं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में ही का प्रयोग से अभिप्राय है कि क्या कानून केवल हुकूमत के लिए बने हैं, अन्य बातें भी कानून के दायरे में आती हैं। 5 वाक्य आप बना सकते हैं। हम तो आपको ही जानते हैं, आप ही मुझे यह मौका दे सकते हैं। तुम्हारे कारण ही मैं मरते मरते बचा। मैं ही मूर्ख था जो तुम्हें ईमानदार समझता था।
मुझे ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा गया है। ही का प्रयोग प्रश्नात्मक संदर्भ में, क्या सब हुक्म के ही गुलाम होते हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश ही की? क्या वह तुम ही हो जिसे अज्ञात लोगों ने धमकी दी? क्या मेरा ही फर्ज रह गया है? क्या हर बार मैं ही खर्चा किया करूं? नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। मुरोवत, भलमनसी, संकोच, लिहाज, आदमियत, इंसानियत, अदीब, साहित्यकार, लेखक, साडी, मेरा, हमारा, मायने, अर्थ, सरहद, सीमा, देश की, अक्स, प्रतिबिंब, लबो, लहजा, कहने का ढंग, बोलने का तरीका, नफीस, उत्तम, सुंदर, बढ़िया। अगला प्रश्न है, 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के यों, की, ही से युक्त 5 वाक्य बनाइए। तुम यूं उठकर चले गए कि कुछ हुआ ही नहीं था। नारायण शंकर तो यूं नाराज हुआ जैसे कि उसी ने सब कुछ किया हो। मिर्ज़ा गालिब यूं उर्दू के शायर थे, तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ। नुरुद्दीन यूं फंसा कि उसे ही चोरी की बात कबूल करनी पड़ी। पिछले पखवाड़ा यूं गुजरा कि उसे इस बारे में बताना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द इस कहानी में प्रयोग किए गए हैं जिनके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। मुहर्रम इस्लाम धर्म के अनुसार साल का पहला महीना, जिसकी 10वीं तारीख को इमाम हुसैन शहीद हुए थे। सैयद मुसलमानों के चौथे खलीफा अली के वंशजों को सैयद कहा जाता है। इकबाल सारे जहां से अच्छा के गीतकार। नजरुल इस्लाम बांग्ला के क्रांतिकारी कवि। शमसुल इस्लाम बांग्लादेश के प्रसिद्ध कवि। आगे है, इस कहानी को पढ़ते हुए कई फिल्म, कई रचनाएं, कई गाने आपके जहन में आए होंगे। उनकी सूची बनाइए। किन्हीं 2 फिल्म और रचना की विशेषता को भी लिखिए। आपकी सुविधा के लिए कुछ नाम दिए जा रहे हैं। तो इसमें फिल्में हैं 1947 अर्थ, तमस उपन्यास भीष्म साहनी, मम्मो टोबा टेक सिंह कहानी मंटो, ट्रेन टू पाकिस्तान जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा शोभती, गदर पिंजर उपन्यास अमृता प्रीतम, खामोश पानी, झूठा सच उपन्यास यशपाल, हिना मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश, वीर जारा पेशावर एक्सप्रेस कहानी कृष्णचंद्र। तो इस प्रकार कुछ फिल्में और कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और जिनका विवरण आपको प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे झूठा सच यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके माध्यम से वे भारत और पाकिस्तान की त्रासदी को बहुत सूक्ष्मता के साथ अपने उपन्यास में लगभग 2500 पृष्ठों में व्यक्त करते हैं। जैसे तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है और तमस का मतलब ही अंधकार होता है कि किस प्रकार अंग्रेज दोनों देशों के बीच में, दोनों धर्मों के बीच में फूट डालते हैं और उनके कारण विभाजन की त्रासदी होती है। अगला प्रश्न, सरहद और मजहब के संदर्भ में एक गीत दिया गया है। गीत कुछ इस प्रकार है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती,
हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसी इंसानियत का संदेश यह कहानी हमें देती है। अंतिम प्रश्न, सृजन के क्षण। नमक कहानी को लेखिका ने अपने नज़रिए से अन्य पुरुष शैली में लिखा है। आप सफिया की नज़र से उत्तम पुरुष शैली में इस कहानी को अपने शब्दों में कहें। यह कार्य विद्यार्थी स्वयं करें। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने एक बहुत ही बेहतरीन कालजयी रचना जो हमारे वर्तमान को प्रभावित करती है, जो समसामयिक है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें देने का काम करती है, उस कहानी को पढ़ा, उसे जानने का प्रयास किया, उसे समझने का प्रयास किया। आशा है आपने इस पाठ के अध्ययन में आनंद लिया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।